नमस्कार दोस्तों, टारगेट एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का पृथक्करण। यह एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 5 है। तो आइए जानते हैं पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण, इसका मतलब ये है कि हम किसी पदार्थ को किसी माध्यम से अलग करते हैं। किन्हीं दो पदार्थों को हम किसी माध्यम से अलग करेंगे तो उसे हम कहेंगे पदार्थों का पृथक्करण। जैसे हमने कई बार देखा होगा चाय बनते हुए, चाय में जो चाय की पत्तियां होती हैं उससे द्रव को अलग करते हैं। अलग करने के लिए जो हमारा माध्यम होता है वह होता है चाल नित्र या छलनी के द्वारा हम चाय की पत्तियों को पृथक करके जो द्रव होता है उसे अपने पेय पदार्थ के रूप में लेते हैं। सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। आपने कई बार देखा होगा गांव में की तरफ अगर आप जाए तो वहां पर जब अनाज फसल उग जाती है, कंप्लीट हो जाती है, पक जाती है, तो उसे हम डंडियों की सहायता से अलग करते हैं पेड़ों से। और इसी प्रकार आगे हम देखेंगे मक्खन को भी पृथक करने के लिए हम दूध या दही से मंथन का प्रयोग करते हैं। किसी चीज से हम उसे मथते हैं, मथनी की सहायता से हम उसे मथ करके दूध से या दही से मक्खन को अलग करते हैं। रेशों से बीजों को भी पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कपास के खेतों को आपने अगर देखा होगा, या कपास जो होता है इसे निकालने के लिए हम बीजों से पृथक करते हैं। दलिया अथवा पोहा भी आपने खाया होगा नमकीन के रूप में, और आपने यह देखा होगा कि इसमें मिर्च है। तो अगर हमें कड़वा अच्छा नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से मिर्च को सावधानी से निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो ये पदार्थों से हम उसको किसी पदार्थ से अलग करते हैं यानी पृथक करते हैं। अगर आप कल्पना करें कि एक कटोरी में आम और अमरूद रखे हैं, इन्हें आपको पृथक करना है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए एक प्रकार के फलों को उठा करके किसी अलग बर्तन में आप रख देंगे, तो आप आसानी से दो मोटे मोटे फल है जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना आपको आसान होगा, सरल प्रतीत होगा, लेकिन पृथक किए जाने पर आम या अमरूद की तुलना में अगर बहुत छोटे किसी पदार्थ को आपको अलग करना है, पृथक करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको रेत और नमक का मिश्रण दे दिया जाए और उसे आपको अलग करना है, रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने के लिए आपको दिया जाए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा असंभव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पदार्थों को पृथक करते हुए यहाँ पर दिखाया गया, जैसे यहाँ पर चाय को छानते हुए दिखाया जा रहा है, यहाँ पर मक्खन दिखाया गया है, और मक्खन को किस प्रकार से, किस विधि के द्वारा हम दूध या दही से अलग करते हैं, ये विधि आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। एक डंडी की सहायता से बर्तन के अंदर हम डालते हैं और उसको धीरे धीरे से हिलाते हुए मक्खन को अलग करते हैं। तो ये प्रक्रिया है पृथक करने की। और पहली जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम किसी पदार्थ को अलग करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम क्रियाकलाप फर्स्ट करेंगे, और इसमें कुछ प्रक्रम दिए हुए हैं। पृथक करने का उद्देश्य और अवयव को पृथक करने के लिए ढंगों को देखने के लिए हमको कॉलम 2-3 में जो प्रक्रिया दी हुई है उसको फॉलो करना है। अब हम देखेंगे हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। तो पृथक करने के लिए पहले हमने क्या लिया, चावल से हमको पत्थरों को अलग करना है, और इसका क्या उद्देश्य है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है।
हम ठोस अवयव जो होगा उसे फेंक देंगे, यानी पत्थरों को हम निकाल करके फेंक देंगे और चावलों को अपने उपयोग में लाएंगे। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करेंगे और अनुपयोगी जो हमारे जो अनुपयोगी है, जिसको हम उपयोग में नहीं ला सकते, उस पदार्थ को हम अलग कर देंगे और जो अशुद्धियां हमको मिलेंगी उसे हम फेंक देंगे। चाय की पत्तियों को भी हम पृथक करेंगे, हानिकारक जो अवयव है या अशुद्धियों को हम दूर कर लेंगे और हम दोनों अवयवों का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे लिए ये दोनों उपयोगी हो सकते हैं। और उद्देश्य हमारा क्या होता है, इसका हम पृथक्करण और उद्देश्य का मिलान करके देखेंगे। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जब हम किसी पदार्थ को के मिश्रण को अलग करते हैं तो उसमें जो हमें हानिकारक या अनुपयोगी, जिसका हमको उपयोग नहीं करना है, उसे हम अलग कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस भी हो सकते हैं। तो पदार्थ हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं। जो पदार्थ हमें मिलते हैं वो ठोस, द्रव या गैस किसी भी रूप में हमें मिल सकते हैं, जिन्हें हमें पृथक करना होता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों को ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करेंगे जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता हो। तो अब हम पृथक्करण की विधियां देखेंगे। अब पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में भी किया होगा, जो आप अपने घरों में या अपने कार्य को करते समय किया होगा आपने, पदार्थों को अलग करने के लिए। दूसरे क्रियाकलाप में यहाँ पर दिया गया है, दुकान से हम जब अनाज खरीदते हैं तो उस अनाज के एक पैकेट को हम कक्षा में लेके जाएंगे और अनाज को कागज की शीट पर फैलाएंगे और कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण अगर हम पाते हैं तो क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण या अन्य खाद्य के कण भी हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो हम अपने हाथ से उन पत्थर के टुकड़ों को, भूसे को या अन्य जो अन्य कण है उनको हम पृथक करेंगे। तो हम इस विधि को करने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग करेंगे? हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। हाथ से जब हम किसी मिश्रण को पृथक करते हैं तो उसको हम हस्तचयन कहते हैं और इस विधि के द्वारा, हस्तचयन विधि के द्वारा हम गेहूं, चावल, दाल के अंदर जो कुछ हमें मिट्टी के कण, पत्थर या भूसे या अन्य कण मिलते हैं उसे हम पृथक करते हैं। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है कि हम कुछ ही हमें जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें हम आसानी से हाथ के द्वारा अलग कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमको जो चित्र दिखाया गया है इसमें हम हस्तचयन विधि का उपयोग कर रहे हैं। अनाज में जो अनुपयोगी वस्तु है या हानिकारक वस्तु है उसे हम पृथक करते हैं हाथों के द्वारा। अब इसके बाद दूसरा जो पृथक्करण का माध्यम होता है, विधि होती है, उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। आपने खेत या खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले उन्हें धूप में सुखाया जाता है। वे जब अच्छी प्रकार से जो फसल होती है अच्छे प्रकार से जब काटने के बाद धूप में सूख जाती है तो आसानी से हमें उसे पृथक करने में आसानी हो जाती है।
प्रत्येक डंडी पर अन्न कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्न कणों की संख्या की कल्पना अगर आप करेंगे तो ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कृषक अन्न कणों की डंडियों के इतने डालियों से गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों या अमरूद के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्न कणों की उनकी डंडियों से कैसे पृथक करते हैं? तो आइए जानते हैं। जो फसल होती है उसमें से जो अनाज हम पाते हैं उस अनाज को हम किस विधि के द्वारा अलग करते हैं? डंडियों से अन्न कणों और अनाज को पृथक करने के लिए जो प्रक्रम हमको इस्तेमाल करना होता है उसे ही हम थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी-कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। बैलों की सहायता से हम इसे कैसे करते हैं? अनाज के गट्ठरों को हम रख देते हैं फैला करके और उस पर बैलों को चलने के लिए छोड़ देते हैं। जब बैल उस पर चलते हैं तो वे डंडियों से अन्न कण को पृथक कर देते हैं और इस प्रकार से हमको अन्न कण की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं थ्रेसिंग करते हुए, ये विधि यहाँ पर दिखाई गई है। और इसके बाद हम देखेंगे निष्पावन विधि। इस प्रक्रिया में सूखे रेत और बुरादे या सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाएंगे। इस मिश्रण को किसी प्लेट या समाचार पत्र के ऊपर रखेंगे और मिश्रण को ध्यान से देखेंगे तो क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयव जो हैं उनके कणों के आमाप जो है वो समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? हम क्या हाथ से जो सूखे रेत है या बुरादे हैं या सूखी पत्तियां हैं इनके पाउडर को क्या हम हाथों के द्वारा अलग कर सकते हैं? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाएंगे और किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाएं। मिश्रण को प्लेट में या समाचार पत्र में रखेंगे। जिस प्लेट या समाचार पत्र पर आपने मिश्रण को रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाएंगे और थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलता हुआ गिरे। तो क्या होगा ऐसी विधि का जब आप उपयोग करेंगे तो दोनों जो अवयव होंगे रेत या बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरेंगे। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु के द्वारा दूर उड़कर गिरेगा? जो वेट जिसका कम होगा वो दूरी तक गिरेगा जाकर के, और जो जिसमें थोड़ा सा भार होगा वो पास में गिरेगा। इस प्रकार से हवा के माध्यम से हम इसको पृथक करते हैं। तो क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल होती है? किसी मिश्रण के अवयवों को जब हम इस प्रकार से पृथक करते हैं तो ऐसी विधि को हम निष्पावन विधि कहेंगे। निष्पावन का उपयोग पवन या वायु के झोंकों के द्वारा मिश्रण को भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इसी विधि का उपयोग करते हैं। हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। निष्पावन विधि का उपयोग किसान करते हैं और यहाँ पर हम इस क्रिया विधि को करते हुए देख सकते हैं इस चित्र के द्वारा। यहाँ पर इसी निष्पावन विधि का उपयोग हो रहा है, इस चित्र में हमें दिखाया जा रहा है। निष्पावन विधि के द्वारा हमने देखा भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो गए, जबकि जो भारी अन्न कण थे वो पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट ही एक ढेर
बना लेते हैं। अलग हुए जो भूसे है वो पशुओं के चारे के रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पशु का भोजन के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और अन्य कई प्रयोजनों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। चालन विधि को अब हम समझेंगे। चालन विधि क्या होती है? कभी कभी जब हम आटे का व्यंजन बनाने के लिए आटे का उपयोग करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि चोकर होता है, आटे की जो भूसी, गेहूं की जो भूसी के रूप में होता है उसे हम चोकर कहते हैं। और इसकी अशुद्धियों को हम पृथक करने के लिए चलनी या छन्नी का उपयोग करते हैं, उसमें आटा डालते हैं और जो यहाँ पर विधि दिखाई जा रही है इस चित्र में, इस प्रकार से हम उसे अलग करते हैं और ऐसा करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं चालन विधि। आटे के छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धियां चलनी में ही रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं पिसने से पहले पत्थरों, भूसे जैसी अशुद्धियों को हटा दिया जाता है जिससे जब आटा पिसे तो वह शुद्ध हो। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है और चालन द्वारा पत्थर, डंडियां या भूसा जो होता है उसमें उसका निष्पादन अथवा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में जो भी बचा हुआ होता है, अशुद्धियां होती हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन्हें पहले दूर कर लिया जाता है आटे को मिल में पीसने से पहले। आपने इसी प्रकार की बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण के स्थान पर देखा होगा जिसमें रेत से कंकड़ या पत्थर को पृथक करने में उपयोग में लाते हैं। हम उस विधि का इस प्रकार से उपयोग करते हैं जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। चालन के द्वारा हम कंकड़ या पत्थरों को रेत से किस प्रकार से पृथक करते हैं उसे हम आसानी से इस विधि को देख करके समझ सकते हैं। ऊपर में मोटा जो पत्थर होगा, जो भी कण होगा, वो हमको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखेगा और जो बारीक, जो हमारे उपयोग में आने वाला होगा वहां, वो हमें यहाँ पे नीचे मिल जाएगा भवनों के निर्माण के लिए। क्रियाकलाप 4 में हम क्या करेंगे? कक्षा में एक चालनी या छन्नी में थोड़ा सा आटा घर से लाएंगे और आटे की अशुद्धियों को पृथक करके देखेंगे और उसमें चाक का पाउडर बनाएंगे, आटे के साथ उसको मिला करके देखेंगे और इस मिश्रण को हम पृथक करने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या देखा? क्या चालन विधि का उपयोग करके ऐसे दो अवयवों को भी आप पृथक कर सकते हैं जिनकी आमापों में अंतर हो? अब हम दूसरी विधि देखेंगे, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन के द्वारा पृथक करना संभव नहीं हो पाता है, तो हम किस विधि का उपयोग करते हैं? अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन विधि का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर चावल और दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, चावल या दालों को पकाने से पहले हम इनकी अशुद्धियों को दूर करेंगे। प्रायः हम क्या करते हैं, जब चावल या दाल को पकाते हैं, पकाने से पहले हम उसको जल से धोते हैं, पानी से धोते हैं और चावल या दाल में जल डालते हैं, उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी या धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं और जल थोड़ा सा मटमैला, मिट्टी के रंग का भी हमें दिखाई देने लगता है। तो अब क्या बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? तो आपने क्या देखा इस विधि का उपयोग करके? हम क्या करेंगे, बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर की तरफ गिराएंगे जिससे जो हमारा चावल या दाल है वो नीचे ना गिरे, इसलिए हम जल को, बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके गिराते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी जो अवयव होगा वह नीचे की तली में रह जाएगा और इस प्रक्रम को हम करते हैं। इस प्रक्रम को हम, इस विधि को हम अवसादन के नाम से जानते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल
को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को बिना हिलाए मिश्रण को नीचे की तरफ गिराते हैं तब हम उसे निस्तारण कहते हैं। और अगर बर्तन को टेढ़ा करके हम जल को बाहर की तरफ गिराएंगे और भारी अवयव उसमें रह जाएंगे, ऐसी विधि को हम अवसादन कहेंगे। बिना हिलाए जब हम जल को नीचे मिट्टी सहित नीचे की तरफ गिराएंगे तब हम उसको निस्तारण कहेंगे। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं अवसादन और निस्तारण की विधियां हमको यहाँ पर दिखाई गई हैं। जब हम इस क्रिया का उपयोग करेंगे तो इसे हम अवसादन कहेंगे, और जब इस क्रिया विधि का उपयोग करेंगे तो इसको निस्तारण कहेंगे। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल, उनको मिश्रण से इसी विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं, और जिसे हम हिलाएंगे नहीं, बिना हिलाए हम इस विधि को करेंगे, और इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण के द्वारा हम पृथक करते हैं। मतलब बर्तन को टेढ़ा करेंगे और उसे ऊपर की तरफ से गिरा लेंगे। तो इसके बाद फिर ठोस तथा द्रव के मिश्रण को हम किस प्रकार से अलग करेंगे, इस पर हम विचार करते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? आप निस्तारण की विधि को अपनाएंगे। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? तो हाँ, जब हम निस्तारण विधि को चाय बनाने के लिए अपनाएंगे तो हमें चाय की पत्तियां उसमें बची हुई नीचे की तरफ दिखाई देंगी। अब चाय को एक छन्नी में डाल करके हम सारी पत्तियां छन्नी में हमको मिलेंगी अगर हम छन्नी की सहायता से चाय को छानते हैं। इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। इस विधि को निस्यंदन कहते हैं या फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी होगी? तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि निस्यंदन विधि ज्यादा अच्छी होगी चाय से सारी पत्तियों को अलग करने के लिए। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों में गंदा जल भी प्राप्त होता है। तालाबों, नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो जाता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमको क्रियाकलाप 5 करना होगा। तालाब या नदी का पंकिल जल लेंगे। यदि ना मिल सके तो 1 ग्लास में जल लेंगे और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला देंगे। इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करेंगे। जब हम जल को सावधानी पूर्वक देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसको हमको लिखना है। और क्या ग्लास की तली में हमको कुछ मिट्टी दिखाई दे रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए ग्लास को थोड़ा सा तिरछा करेंगे और इस ग्लास के ऊपर के जल को दूसरे ग्लास में डालेंगे। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? इस प्रक्रम को आप कहेंगे अवसादन।
जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ इस प्रकार से हमको करना होगा। क्या दूसरे ग्लास में जल अब भी पंकिल या भूरे रंग का है? क्या इसको निस्यंदन करेंगे? क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया आपने? कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच से छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़ों के इन्हीं छिद्रों का उपयोग करना निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। कपड़ों का उपयोग हम निस्यंदन विधि को करने में कर सकते हैं। निस्यंदन विधि को करने के लिए हमको जो कपड़ा चाहिए होगा, ये सूती कपड़े का उपयोग हम ऐसी विधि को करने के लिए करते हैं, फिल्टर को करने के लिए करते हैं। जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम फिल्टर पत्र का उपयोग कर सकते हैं। जल को निस्यंदित कर सकते हैं, अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। और फिल्टर पत्र में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं और फिल्टर पत्र का जो उपयोग होता है उसको किस प्रकार से हमें करना है वो हम इस चित्र में देख करके समझ सकते हैं। शंकु यानी हमको कोन बनाना है और फिल्टर पत्र को कोन के आकार से हमको मोड़ना है। फिर हम उसको मोड़ने के बाद, शंकु के आकार का मोड़ने के बाद हम उसको कीप में लगा देंगे और इसके बाद हम फिल्टर के ऊपर जो मिश्रण हमको फिल्टर करना है उसको हम डालेंगे। मिश्रण के ठोस कण हमको फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हुए दिखेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये निस्यंदन करने के लिए हम फिल्टर पत्र का उपयोग कर रहे हैं। फल और सब्जियों के रसों को पीने के लिए उनके बीज या ठोस कणों को पृथक करने के लिए भी हम निस्यंदन विधि का ही उपयोग करते हैं। या फिर हम देख सकते हैं अपने घरों में पनीर बनाते हुए, जब पनीर हमारे घरों में बनता है तब भी हम निस्यंदन विधि का ही उपयोग करते हैं। पनीर को बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले हम उसमें नींबू का रस मिला देते हैं और इससे पनीर के कण और द्रव का मिश्रण हमको प्राप्त हो जाता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से हम फिल्टर करते हैं, पृथक करते हैं। हमने निस्यंदन विधि को समझ लिया। अब हम समझेंगे वाष्पन इवेपोरेशन विधि को। इसको करने के लिए हमको क्रियाकलाप करना होगा। बीकर में हम कुछ जल को गर्म करेंगे, जल को उबलने देंगे और आप इसको गर्म करते रहेंगे। जब संपूर्ण जल भाप में बदल जाएगा, जब संपूर्ण जल भाप में बदल जाएगा और अदृश्य हो जाएगा, उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक को डालना है और अच्छी तरह से हिलाना है। तो क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? विलोड़ित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देख सकते हैं? नमक के जल में भरे बीकर को गर्म करेंगे और उबलने के लिए इसको छोड़ देंगे। बीकर में क्या बचा, हमको इसका परीक्षण करना है, इसको ध्यान से देखना है। और इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल और नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया, इवेपोरेशन प्रक्रिया का उपयोग किया है। इस चित्र में हमको नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करते हुए दिखाया गया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। जहां जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, ऐसा हम प्रकृति में भी देखते हैं। जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, उसमें भी हम इस प्रक्रिया को होते हुए देखते हैं। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है। समुद्र का जो जल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन
इसको हमको याद रखना है। आप चाहे क्लास के स्टूडेंट हो या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये हमें जानना जरूरी होता है कि नमक हमें कहाँ से मिलता है। तो समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण होता है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक के रूप में भी हमको प्राप्त होता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तब सूर्य के प्रकाश से जल गर्म हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म हो जाता है, वाष्पन द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाता है। इसके बाद इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके हम साधारण नमक को प्राप्त कर पाते हैं। तो हमने समझा कि किस प्रकार से हम साधारण नमक को प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है और किस विधि से हम वाष्पन की प्रक्रिया को देखते हैं और कर पाते हैं। नमक को बनाते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से समुद्र के जल से हम नमक को प्राप्त करते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बनाए हुए हैं जिसमें समुद्र के जल को भरा जाता है और वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा हम किस प्रकार से साधारण नमक को प्राप्त कर पाते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का हम उपयोग अब करना सीखेंगे। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसा करने के लिए हमको क्रियाकलाप सेवन करना होगा। इससे हमको समझ में आएगा कि हम एक से अधिक विधियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे रेत और नमक का मिश्रण लेंगे और आप इस मिश्रण को पृथक कैसे करेंगे। तो पहले हमने देखा हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि, ऐसा करने के लिए हस्तचयन विधि व्यवहारिक विधि नहीं होगी जिसमें हम रेत और नमक को मिश्रण को अलग नहीं कर सकते हैं। इस मिश्रण को बीकर में रखेंगे, कुछ जल मिलाएंगे, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए रख देंगे। तो आप देखेंगे कि बीकर, रेत बीकर की तली में बैठ गया है। इससे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर देंगे। कुछ समय बाद केतली को गर्म करेंगे। उस समय तक हम केतली को गर्म करेंगे और केतली की टोटी से भाप जब निकलने लगेगी, एक धातु की प्लेट लेंगे जिस पर कुछ बर्फ रख देंगे। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर से पकड़ेंगे और आप क्या देखेंगे कि केतली के सारे जल को भाप में परिवर्तित होते देखेंगे आप यहाँ पर। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आता है तो वह संघनित होकर द्रव यानी जल बन जाता है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आता है तो वह संघनित होकर द्रव यानी जल बन जाता है
और प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरता है। जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? आप अपने घरों में देखेंगे, दूध को गर्म करते समय उस पर प्लेट ढकी जाती है और प्लेट को जब हम उठाते हैं तब उस पर जल की बूंदों को हम देख सकते हैं। या आपने नहीं देखा हो तो एक बार इसको प्रयोग करके देखिएगा। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत, जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किया है। हमने इस प्रयोग में क्या सीखा कि नमक, रेत और जल को निस्तारण किस प्रकार से करेंगे, निस्यंदन विधि का हम उपयोग किस प्रकार से करेंगे, वाष्पन विधि का उपयोग करेंगे और संघनन विधि का उपयोग करके हम नमक, रेत और जल को सफलतापूर्वक पृथक कर पाते हैं। रेत से नमक को पुनः प्राप्ति की समस्या है। रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसमें नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था, फिर उसने क्रियाकलाप सेवन किया, विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े से भाग की पुनः प्राप्ति कर पाया। उससे कहां त्रुटि हो गई? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल विलेयी कहते हैं। हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा के नियंत्रण को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? क्रियाकलाप 8 में हम इस प्रक्रिया को देखेंगे। जल में कैसे पदार्थ का विलयन होता है। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर या ग्लास में 1 चम्मच नमक जल की आवश्यकता होगी। 1 चम्मच नमक की और जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में डालेंगे, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित करेंगे, मिलाएंगे जब तक कि पूरी तरह से ये घुल नहीं जाता है। फिर 1 चम्मच नमक को डालेंगे, फिर भली भांति इसको मिलाएंगे। इसी प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते हुए उससे हिलाते हुए उसे मिलाते रहेंगे। कुछ समय भर नमक मिलाने के बाद क्या आपने देखा कुछ विलेयी नमक बच जाता है, बीकर की तली में बैठ जाता है, और अगर ऐसा है तो जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। इस प्रकार का विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्ति करने का प्रयास किया और कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक थी। अविलयीय नमक रेत के साथ मिला रह गया जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके वह पुनः नमक को प्राप्त कर सकती थी। तो कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। उसके पास पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है,
क्या किसी अन्य उपाय के द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? तो इस प्रक्रिया को हम क्रियाकलाप 9 में देखेंगे। बीकर में कुछ जल लेंगे, उसमें तब तक नमक मिलाएंगे जब तक इसमें नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमने नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म करें। तो आपको क्या मिलेगा? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या यह घुल गया? यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने के लिए रख देंगे और बीकर की तली में पुनः हमको बैठा हुआ नमक दिखाई देगा। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? तो अब हम इसको देखेंगे क्रियाकलाप 10 में। 2 ग्लास लेंगे, प्रत्येक में आधा कप पानी भरेंगे, एक ग्लास में 1 चम्मच नमक मिलाएंगे और तब तक विलोड़ित करेंगे जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाएंगे और नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है उसको हम लिखते रहेंगे। यहाँ पर सारणी दी हुई है। इसी सारणी में हमको जितना हमने चम्मच इस्तेमाल किया है, जितने चम्मच, उसको हम संख्या के रूप में यहाँ पर लिखते रहेंगे। इस क्रियाकलाप को चीनी से भी दोहराएंगे। आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। जो भी जल में विलेय होने वाले पदार्थ है उससे हम इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। तो आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में हमने पृथक्करण विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है, ये भी जाना। और हमने सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है और यदि विलयन में पदार्थ ना घुल सके तो इसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। हमने इस अध्याय में प्रमुख शब्दों को देखा: मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेशिंग, निष्पावन। ये सब विधियां हैं जिनका हम उपयोग करके पदार्थों को पृथक करते हैं। इसकी ठोस, द्रव, गैस किसी भी पदार्थों को हम पृथक करने में इन विधियों का, इन शब्दों का उपयोग करते हैं। हमने चैप्टर में क्या सीखा? हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रणों से उन अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा पत्थर को हम हस्तचयन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। भूसा अनाज के भारी बीजों को निष्पावन विधि के द्वारा पृथक करते हैं। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक करने में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि के द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव और उसमें अविलीय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में
घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक घोला जा सकता है। जब जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। अभ्यास करना है हमें। पहला प्रश्न कह रहा है हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। इसके लिए हमको दो उदाहरण लिखना है। मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है जैसे दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को हमको पृथक करना है, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना है या हानिकारक अवयवों को या उनकी अशुद्धियों को हमको दूर करना है। तो दो उदाहरण हम देंगे, जैसे चावल से हमको पत्थर को पृथक करना हो या दूध से दही से हमको मक्खन को प्राप्त करना हो। अगला प्रश्न है निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। निष्पावन का उपयोग जब अन्य कणों में डंडियों की मात्रा बहुत अधिक होती है तब हम इस मिश्रण को किसी खुले मैदान में ले जाते हैं। ऊंचाई पर समतल स्थान पर खड़े होकर इस मिश्रण को प्लेट या समाचार पत्र पर रखते हैं और उसे कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर के थोड़ा सा टेढ़ा करके हम उसको नीचे की तरफ गिराते हैं, धीरे धीरे गिराते हैं नीचे की तरफ और इस तरह वायु के द्वारा हल्के और भारी जो अवयव होते हैं वो पृथक हो जाते हैं और इस पृथक करने की विधि को ही हम निष्पावन विधि कहते हैं। साधारणतया इस निष्पावन विधि का उपयोग किसान के द्वारा किया जाता है और हल्के भूसे से भारी कणों को पृथक कर लेते हैं। अगला प्रश्न है पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। दाल को पकाने से पहले हम उसको जल में डालते हैं और उसमें जो चिपकी हुई धूल या अशुद्धियां होती हैं वे पृथक हो जाती हैं। अगला प्रश्न है छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है। छालन मतलब चलनी या छन्नी का उपयोग हम करते हैं जिस अवयवों में दो ऐसे अवयव होते हैं जिसके मापों में अंतर होता है उसको हम पृथक करते हैं छालन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। रेत और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए हमको अवसादन विधि का उपयोग करना होगा। अगला प्रश्न है आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है, अगर हाँ तो इसे आप कैसे करेंगे। यह संभव है, आटा और चीनी का मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, इसके लिए हम चालन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम इसको करने के लिए पंकिल जल को फिल्टर पत्र की सहायता से निस्यंदन विधि के द्वारा स्वच्छ जल को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें हमको रिक्त स्थानों को भरना है। पहला प्रश्न कह रहा है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं। इस विधि को हम थ्रेसिंग कहते हैं। इस विधि को हम थ्रेसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। इस प्रक्रिया को हम निस्यंदन कहेंगे। अगला प्रश्न है समुद्र के जल से नमक
वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं और इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सत्य अथवा असत्य हमको बताना है इसमें। तो पहला प्रश्न है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है। यह गलत है। अगला प्रश्न है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। यह भी गलत है। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। यह सही है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक करने के लिए हमको निस्यंदन विधि का प्रयोग करना होता है। अगला प्रश्न है, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। यह भी असत्य है। अगला प्रश्न है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? बर्फ को चीनी घोलने के बाद डालते हैं। बाद में डालने से चीनी की ज्यादा घुलने की संभावना रहती है। आपने चैप्टर पढ़ लिया और उसका अभ्यास भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई आपकी। अब आपको कुछ करना है, प्रस्तावित परियोजना और उस पर कुछ क्रियाकलाप करना है आपको। किसी निकटवर्ती डेयरी में आप जाएंगे जहां पर दूध मिलेगा और दूध से क्रीम को पृथक करने के प्रक्रमों को देखेंगे और उसको लिखेंगे। आपने कई विधियों द्वारा जल से पंख जैसी अशुद्धियों को पृथक करने का प्रयास किया। कभी कभी सभी विधियों का उपयोग करने पर भी जल थोड़ा पंकिल रह जाता है। तो इन अशुद्धियों को पूरी तरह से कैसे हम हटाएंगे? इस निस्यंदित जल को एक ग्लास में लेंगे, फिटकरी के एक टुकड़े को धागे से बांधकर इस जल में डाल देंगे और उसमें घुमाएंगे तो हम क्या देखेंगे? जल स्वच्छ हो गया है। इस प्रक्रिया को भारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को भारण कहते हैं। अपने घर में बड़ों से इस विधि के बारे में आप पूछेंगे, बातचीत करेंगे, पता लगाएंगे और क्या कभी उन्होंने इस प्रक्रिया का उपयोग किया है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। ये जो प्रक्रिया है ये निष्पावन की प्रक्रिया है और ऐसा करने वाले गुस्ताव कोरबेट की एक पेंटिंग है जो बनाई गई थी 1853 में। मूसी डे बीएस आर्ट्स नाते फ्रांस के सौजन्य से ये चित्र बनाया गया था। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके। थैंक यू।